नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी बालेश्वर से या मयूरभंज से इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा और क्यों मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो आज की पहली अपडेट S-400 सिस्टम को लेके, जैसे कि पिछले साल दिसंबर में भारत को रशिया की तरफ से पहली S-400 यूनिट को डिलीवर कर दिया गया था और 6 दिसंबर 2021 को भारत को रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम को डिलीवर करना शुरू किया गया था और तब बताया गया था कि भारत की तरफ से अभी S-400 सिस्टम की पहली यूनिट को पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि बोथ पाकिस्तान और चाइनीज साइड को काउंटर करने में मदद करने वाला है। और इसे अभी एक ऐसे लोकेशन में डिप्लॉय किया जा रहा है जो कि हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ पाकिस्तान की साइड को भी कवर करने वाला है। पहले ये बताया गया था कि इनकी डिप्लॉयमेंट को जनवरी से शुरू किया गया था और पहली रेजिमेंट को अप्रैल तक एक्टिव करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अब शायद फरवरी में ही S-400 सिस्टम की पहली यूनिट को एक्टिव कर दिया जाएगा। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से S-400 सिस्टम की डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को काफ़ी हद तक तेज कर दिया गया है और अभी इसकी क्रिटिकल सिस्टम और कंपोनेंट्स को इसकी डिप्लॉयमेंट लोकेशन पर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब 6 दिसंबर को एनआई की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इनिशियली रशिया की तरफ से भारत को S-400 सिस्टम की 2 रेजिमेंट को डिलीवर किया गया था, जबकि अभी भारत इनमें से बस एक ही रेजिमेंट को डिप्लॉय कर रहा है। अब हो सकता है कि भारत की तरफ से सेकंड रेजिमेंट को भी कहीं पर डिप्लॉय करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको मे भी सिर्फ चाइना को एम करके डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी डिप्लॉयमेंट लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। और अभी भी रशिया में इंडियन ऑफिशियल को S-400 सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अगला अपडेट ईसापुर राइफल को लेके। अब सबको पता होगा कि ईसापुर राइफल फैक्ट्री हमारी एक बहुत ही पुरानी स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पर राइफल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी ईसापुर राइफल फैक्ट्री की तरफ से एक भी मॉडर्न असॉल्ट राइफल को डिलीवर नहीं किया जा रहा है जिसे आर्मी इस्तेमाल कर सकता है। कुछ साल पहले ईसापुर राइफल फैक्ट्री की तरफ से एक 7.62 × 51 mm की असॉल्ट राइफल को डिलीवर किया गया था, जिसे 2017 में आर्मी को इंसास राइफल को रिप्लेस करने के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन तब आर्मी की तरफ से इसे रिजेक्ट कर दिया गया था और आर्मी के मुताबिक ये आर्मी की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहा था और इसके डिजाइन में काफी सारे प्रॉब्लम पाए गए थे, जिसमें आर्मी की तरफ से इसकी मैगजीन सेक्शन को कम्प्लीटली रीडिजाइन करने के बारे में कहा गया था और इसमें फायरिंग के दौरान एक्सेसिव फ्लैश और साउंड होने की बात भी की गई थी, जो कि आर्मी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा था और ये बार बार जैम भी हो रहा था। इसके बाद अभी ये बताया जा रहा है कि इस राइफल को अभी फाइनली सीआरपीएफ की तरफ से अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया है और सीआरपीएफ अभी ईसापुर असॉल्ट राइफल का पहला कस्टमर बनने वाला है। इन राइफल्स को 2016 के बाद जब उरी अटैक हुआ था, उसके बाद जब आर्मी की तरफ से अपनी 5.56 राउंड्स के बदले एक 7.62 कैलिबर की राइफल को इंडक्ट करने का प्लान किया गया, तो इस बात को ध्यान में रखकर ही ईसापुर राइफल फैक्ट्री की तरफ से ईसापुर असॉल्ट राइफल को डेवलप करना शुरू किया गया था और इसको एक रिकॉर्ड टाइम लाइन के अंदर, यानी कि बस 4 महीने के अंदर इसको डेवलप किया गया था और इसमें 7.62 × 51 mm की एमुनिशन को फायर किया जा सकता था, जिसकी इफेक्टिव रेंज लगभग 500 मीटर तक होने वाली है और इसमें से निकलने वाले 10 में से 9 बुलेट अपनी टारगेट को हिट कर सकते हैं, जिसका मतलब इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छा है। और अभी ईसापुर राइफल फैक्ट्री के मुताबिक ये 15,000 राउंड्स को बिना रुके फायर कर सकता है, जो कि इस सेगमेंट में कोई भी राइफल नहीं कर सकता है। और आर्मी की तरफ से इसे 2017 में रिजेक्ट करने के बाद अभी इसमें काफी सारे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट किए गए हैं और फिलहाल के लिए अभी तक आर्मी की तरफ से इन राइफल्स में इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है और आर्मी की तरफ से अभी इसी स्टैंडर्ड की 6, 7 और 6 राइफल को अपने सर्विस में शामिल किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर सीआरपीएफ की तरफ से इसको अपने सर्विस में शामिल किया जाता है तो मे भी आगे चल के आर्मी की तरफ से ईसापुर असॉल्ट राइफल की इस रिफाइंड वेरिएंट के बारे में सोचा जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की अंडर वाटर रेस्क्यू सिस्टम या सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। अभी बात आप सबको पता होगा कि भारत की तरफ से अभी 2 डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल को एक्वायर किया गया था, जिसमें से एक हमारी वेस्टर्न साइड में और दूसरी हमारी ईस्टर्न साइड में तैनात किया गया है।
अब ये वो वेसल्स होते हैं जिनको जरूरत पड़ने पर डूबे हुए सबमरीन या फिर पानी के अंदर नाकाम हो गए सबमरीन्स की क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए एक सबमरीन पानी के अंदर किसी टेक्निकल इशू की वजह से फंस जाता है जिसमें वो सरफेस कंडीशन में नहीं आ पाता है, तो ऐसे में सबमरीन की क्रू मेंबर मैक्सिमम 72 आवर तक सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सरफेस नहीं कर पाएंगे तो सबमरीन के अंदर की जो ऑक्सीजन होगा वो लगभग 72 आवर के बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वहां से उन सभी क्रू मेंबर्स को निकालने के लिए जिन वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है उनको सबमरीन रेस्क्यू वेसल कहा जाता है। ये वेसल जाके सबमरीन की हच के ऊपर अटैच हो जाते हैं, जिसके बाद अगर सबमरीन की हच को ओपन किया जाएगा तो उसमें पानी नहीं जाएगा और सबमरीन की क्रू मेंबर्स उसी रास्ते से सबमरीन से रेस्क्यू वेसल के अंदर आ पाएंगे, जिसमें ये बारी बारी करके सभी क्रू मेंबर को वहां से बचा सकता है। अभी नेवी की तरफ से एक फ्रेश RFI को भी इशू किया गया, जिसमें नेवी की तरफ से ऐसे ही सबमरीन रेस्क्यू सिमुलेटर्स को खरीदने का फैसला किया गया और ये सिस्टम हमारे डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल के साथ कॉम्पैक्टेबल होने चाहिए। अब नॉर्मली डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल को हर बार पानी के अंदर भेजकर हमारे डाइवर्स को ट्रेनिंग देने में रिस्क होने के साथ साथ पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि इसके लिए एक सबमरीन की भी जरूरत पड़ने वाली है और उसे ऑपरेट करने के लिए पैसे लगने वाले हैं। लेकिन सिमुलेटर्स में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें हम जब तक चाहे तब तक कोई भी सिमुलेशन को क्रिएट कर सकते हैं और अपने नेवल ऑफिसर्स को बिना किसी रिस्क के ही डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल को ऑपरेट करने के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसके बाद वो एक्चुअली इसको ऑपरेट कर पाएंगे। अब नॉर्मली इसके लिए पिछले महीने का RFI को इशू किया गया था और इसमें जो सिमुलेटर को खरीदने का प्लान किया जा रहा है उसमें हमारे डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल की हर मूवमेंट को रिप्लिकेट किया जा सकता है और ट्रेनिंग किया जा सकता है, जिससे रियल वर्ल्ड कंडीशन में हमारे ऑफिसर्स को हमारी डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल को ऑपरेट करने में काफी हद तक आसानी होने वाली है। अगला अपडेट HAL की तरफ से, और अभी हम HAL की हेलीकॉप्टर इंजन फैसिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर श्रीपद नायक की तरफ से बताया गया कि आने वाले 6 महीनों के अंदर HAL की तरफ से अपनी होंडा बेस्ड फैसिलिटी में हेलीकॉप्टर इंजन की मेंटेनेंस, ओवरऑल और रिपेयर वगैरह शुरू किया जाने वाला है। 2016 में HAL और फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सफरान के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसमें गोवा की होंडा में HAL और सफरान की तरफ से अपनी एक जॉइंट MRO फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने का प्लान किया गया था। अब हालांकि फैसिलिटी लगभग कंप्लीट हो चुका है और HAL को इसको हैंडओवर किया जा चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको अभी तक एक्टिव नहीं किया गया या फिर ऑपरेशनल नहीं किया गया। यहाँ पर लगभग 3800 स्क्वायर मीटर की वर्कशॉप को और लगभग 1000 स्क्वायर मीटर की एरिया में ऑफिशियल सेक्शन को बनाया गया है, जहाँ पर आगे चल के TM333 और शक्ति सीरीज के इंजन के मेंटेनेंस, ओवरऑल या फिर रिपेयर वर्क को किया जा सकता है। अब नॉर्मली HAL के जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे वो हमारे एग्जिस्टिंग चीता या चेतक जैसे हेलीकॉप्टर हो जाए या फिर वर्तमान के ध्रुव लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो जाए, तो इन सभी हेलीकॉप्टर में या तो TM333 या शक्ति सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी कुल मिलाकर इंडियन आर्म फोर्सेस में 1000 से ज्यादा TM333 और शक्ति सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको आगे चल के सर्विस, ओवरऑल या फिर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ने वाली। ऐसे में एक डेडिकेटेड MRO फैसिलिटी इन इंजन को आगे चल के मेंटेन, रिपेयर या फिर ओवरऑल करने में हमें काफ़ी मदद करने वाला है और इससे हमारे हेलीकॉप्टर फ्लीट की सर्विस अवेलेबिलिटी भी काफ़ी हद तक अच्छी होने वाली है, क्योंकि अगर हमें इस इंजन की रिपेयर या ओवरऑल के लिए या मेंटेनेंस के लिए इसको बार बार फ्रांस भेजना होता है तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि पहले तो हमें इस इंजन को हेलीकॉप्टर से बाहर निकालकर भारत से फ्रांस भेजना पड़ेगा, जहां पर इसकी सर्विस कंप्लीट करके इसको वापस भारत लाया जाएगा और भारत में आने के बाद इसको हम दोबारा इनको हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे और उसके बाद इसको सर्विस में शामिल करेंगे। और इवन इफ HAL इनको भारत में ओवरऑल कर देता है, लेकिन फिर भी पहले इनको ओवरऑल करने में जितना टाइम लगता था अभी हमको उसके मुकाबले काफ़ी कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी इसके लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी को सेटअप किया जा रहा है, जो कि आगे चल के हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले सभी फ्रेंच ओरिजिन हेलीकॉप्टर इंजन को मेंटेनेंस या रिपेयर करने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट हमारी ओडिशा की तरफ से, और ये एक अच्छी अपडेट होने वाली है, क्योंकि अभी ओडिशा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एक नई एयर स्ट्रिप को एस्टेब्लिश करने का फैसला किया जा रहा है। और इसके बारे में हाल ही में ही मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की MP और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर के बीच एक मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें मयूरभंज की MP विश्वेश्वर टुडू ने बताया कि वो अभी इंडियन एयरफोर्स के साथ मयूरभंज की अमरदा एयर स्ट्रिप को रिवाइव करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और अभी इसके लिए DRDO की भी डिस्कशन भी किया जा रहा था, जहां पर मार्च में DRDO और इंडियन एयरफोर्स की टीम यहां पर पहुंचने वाली है, जिसके बाद यहां पर काम को शुरू किया जाएगा। अब एयर स्ट्रिप की बात करें तो ये काफ़ी पुराना एयर स्ट्रिप है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने का है, लेकिन
अभी इसकी हालत इतना अच्छा नहीं है, पर अगर इसे एक एयर स्ट्रिप के तौर पर आगे चल के डेवलप किया जा सकता है तो ये बहुत सिविलियन और मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एयर स्ट्रिप हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि चांदीपुर से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है, जिस वजह से किसी भी मिसाइल की टेस्टिंग के दौरान जब भी कोई साइंटिस्ट या ऑफिसर को यहाँ पर आना होता है तो उनको आगे चल के ट्रांसपोर्टेशन में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारी जो मेन एयर स्ट्रिप या एरोड्रोम है वो भुवनेश्वर में मौजूद है और ये लगभग चांदीपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये बाय रोड लगभग 4 से 5 घंटे का रास्ता है। दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिकली ये भी हमारी कलाईकुंडा एयरवेज से काफी करीब है, जो कि लगभग 140 किलोमीटर के डिस्टेंस है, जो कि जरूरत पड़ने पर एक बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर अभी सिर्फ एयर स्ट्रिप के अलावा MRO फैसिलिटी को भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जहाँ पर आगे चल के एयरक्राफ्ट की या इंजन की ओवरऑल मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क को किया जा सकेगा और जो भी हमारी मिसाइल टेस्टिंग होती है उनको यहाँ से किया जा सकेगा, क्योंकि हमारी जो टेस्ट रेंज है वो यहाँ से काफी करीब है। जबकि अभी हमको अगर कोई एयर टू एयर वेपन को टेस्ट करना होता है तो इसके लिए कलाईकुंडा एयरवेज से सुखोई को टेक ऑफ करना पड़ता है, लेकिन अभी अगर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में मौजूद इस अमाडा एयर स्ट्रिप को डेवलप कर लिया जाता है तो ये आगे चल के स्ट्रेटेजिक एयरवेज के तौर पर हमारे काम आ सकता है। और एक बार फिर से अगर कोई मयूरभंज से इस वीडियो को देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम के या ट्विटर के आईडी के लिंक मौजूद होंगे, जिसके जरिए आप सीधे तौर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं खुद जाके इस एयर स्ट्रिप के बारे में एक स्टोरी को कवर करना चाहता हूं, तो इसके बारे में आप सबकी थोड़ी बहुत मदद की जरूरत पड़ सकती है, तो इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।